हाउ टू कैलकुलेट लॉस अलाउंस LA अमाउंट। वाह, नाम तो बड़ा अच्छा है, LA। यूएस में एक जगह का नाम है LA। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब मैं आपको क्या करूंगा, स्टैंडर्ड में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ्स हैं, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ेंगे तो बीच बीच में नींद आएगी। उसका हमने क्या किया, समरी बता दी आपको कि पहले आपको क्या करना है, फाइनेंशियल एसेट जिसका लॉस अलाउंस हमें क्रिएट करना होता है, उनका हम रिपोर्टिंग डेट के दिन बैठ के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालेंगे, शॉर्ट में ECL। तो हमारे नोट्स में अगर कहीं पे ECL लिखा है, इसका मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दैट विल नॉट बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर। जैसे एक बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ये आपको कूपन देने वाला है 1,000 रुपये, और लास्ट ईयर में आपको 1,000 एन प्लस 10,000 प्रिंसिपल देने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें एस्टिमेट करना है कि जैसे एक साल खत्म हो गया, हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं एक साल के एंड में, तो ये मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है 1,1,1,11। आपको एस्टिमेट करना है कि इसमें से कौन सा अमाउंट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको लगे कि ये तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, लेकिन शायद लास्ट ईयर में हमें सिर्फ 50% ही मिल पाएगा। तो उस केस में 5,500 इज योर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, ये नहीं मिलेगा, ये आपको एस्टिमेट करना है। भविष्य जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो इसलिए फ्यूचर के बारे में आप एस्टिमेट ही कर सकते हैं। तो सामने वाली कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, उसका बीच बीच में आपको क्या करना है, क्रेडिट रेटिंग चेक करते रहना है, उसकी परफॉर्मेंस देखते रहनी है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, बीच बीच में जाके हाय हेलो करते रहने का है, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये कंपनी का क्या हाल चाल है, पैसे देगी कि नहीं देगी। तो ये आपका अमाउंट आ गया। ये अमाउंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी पहले, क्योंकि 5,500 तो बाद का अमाउंट है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो हो सकता है क्वेश्चन में, अब ये चीज़ जो एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, प्रैक्टिकली आपको ये एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर में ये जो कैश फ्लो मिलने वाले हैं, इसमें से कौन कौन सा अमाउंट नहीं मिल सकता है, वो आप एस्टिमेट करना है आपको। 10 साल का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि हो सकता है कुछ अमाउंट हमें नहीं मिले। स्टूडेंट के लिए ये दिक्कत का काम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको दिया हुआ रहेगा, आप थोड़ी एस्टिमेट करने बैठे हैं वहाँ पे। इंस्टीट्यूट कहेगी कि 40% ऑफ 4th ईयर कैश फ्लो एंड 50% ऑफ 5th ईयर कैश फ्लो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। तो फिर 40% ऑफ 4th ईयर कितना है, 1,000, उसका 40% ले लेंगे 400, और 5वें साल में 50% नॉट रियलाइज्ड। नॉट रियलाइज को लेना है और उसकी PV निकालनी है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डिस्काउंट रेट। जब आपने इस एसेट को रिकॉग्नाइज किया होगा अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो कुछ EIR यूज किया होगा ना। अमोर्टाइज कॉस्ट और FVT OCI इंस्ट्रूमेंट के लिए EIR लगता है, बोलो हाँ, उसको यूज करना EIR को। यूज्ड इन, यहाँ पे लिखा हुआ भी यूज्ड इन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एंड दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम, मतलब इतना लॉस हो सकता है, इतना टोटल लॉस हो सकता है लाइफ टाइम। हाँ, अगर ये बॉन्ड, जैसे मैंने भी बॉन्ड का एग्जांपल दिया, 5 साल का बॉन्ड है, और आपने कहा कि यहाँ पे 400 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 5,500 नहीं मिलेगा, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, प्रेजेंट वैल्यू मान लो 5,100 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये उसका लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है कि अगले 5 सालों में इतना मुझे लॉस होगा इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। Ind AS allows creation of 12 months expected credit loss। ये तो हो गया मेरा मैक्सिमम लॉस अलाउंस, इतना हो सकता है।
लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर सब्सटेंशियली रिस्क नहीं बढ़ा है, अगर सब्सटेंशियली रिस्क नहीं बढ़ा है तो पूरे लाइफ का आपको प्रोविजन नहीं करना है, 12 मंथ ईसीएल करना है। 12 मंथ ईसीएल का मतलब ना डिवाइड बाई 12, वेट डिवाइड करना ही नहीं है। 12 मंथ ईसीएल का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हमें नहीं मिलेगा। तो 12 मंथ ईसीएल में हम क्या करेंगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको उनका क्या लगता है कि प्रोबेबिलिटी 10% है, नहीं मिलेगा, ये अमाउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 10% प्रोबेबिलिटी है, तो 510 रुपए मेरा लॉस अलाउंस इफ आई एम फॉलिंग 12 मंथ्स ईसीएल। लेकिन हमें लगता नहीं, रिस्क बहुत बढ़ गया है, तो हम पूरा प्रोविजन करेंगे, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम ईसीएल। हाँ, तो दो एक्सट्रीम है, एक है 12 मंथ ईसीएल, एक है लाइफ टाइम ईसीएल। निकालना दोनों केस में ईसीएल है, आपको पहले ईसीएल निकालना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईसीएल निकालनी है और इसको 100% से मल्टीप्लाई करना है अगर ये लाइफ टाइम ईसीएल है तो। और अगर 12 मंथ ईसीएल है तो ईसीएल निकालना है, पीवी निकालना है इनटू प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, 1%, 2%, 5%, कम करते हैं ना। आपको याद है, एक हम लोग इंटर में बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, जिन्होंने पढ़ा है, या बीकॉम वगैरह में भी रहता है, एमकॉम में भी था मेरा, ठीक है। तो एमकॉम बीकॉम में या इंटरमीडिएट में पढ़ा है, उसमें रहता है स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। और यहाँ पर आपको उन्होंने, आरबीआई ने प्रोविजन का परसेंटेज दे रखा है 0.4, ऐसा कुछ 10 है। फिर इसका डाउटफुल में भी 2-3 कैटेगरी रहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा है। लॉस वाले पे पूरा 100 होता है। अभी मुझे उसमें नहीं जाना है, ये बैंक्स के लिए है, वो परसेंटेज नहीं लगाना, यहाँ पे एंटिटी अपना परसेंटेज देखेगी। फिलहाल बैंक्स जो है इंडिया में ये फॉलो करते हैं आरबीआई गाइडलाइन। जब बैंक्स भी इंड एस फॉलो करने लगेंगे, सांस पहले लो, एक बार लंबी सांस लो। जब बैंक इंड एस फॉलो करने लगेंगे तो फिर उनको ये नहीं फॉलो करना होगा, फिर उनको ये फॉलो करना होगा। उसमें क्या होगा कि अगर अभी बैंक वाले 500 करोड़ रुपए का बैड डेट प्रोविजन करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड लगाने के बाद शायद 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करना पड़ेगा, उनका बढ़ जाएगा प्रोविजन। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस लगने से बहुत सारा उनका प्रोविजन बढ़ जाएगा। इसलिए बैंक्स जो है काफी अगेंस्ट है किसके, इंड एस के। क्योंकि भैया 500 की जगह अगर 2000 का प्रोविजन करोगे तो आपके प्रॉफिट पे कितना भारी असर पड़ेगा। हो सकता है कि ओल्ड सिस्टम में उनका प्रॉफिट दिख रहा था, इंड एस में शिफ्ट करते साथ ही लॉस में चले जाएंगे। शेयर होल्डर्स तो निकालेगा अपना जूता और दे मारेगा। कई बार ऐसा एजीएम में होता भी है कि शेयर होल्डर्स चप्पल जूते फेंक के मारने लगते हैं। आपको हंसी आ रही है, सच्ची में ऐसा होता है। जब अपने मंत्री लोग पार्लियामेंट में चप्पल जूता फेंक सकते हैं तो शेयर होल्डर क्यों नहीं फेंक सकता है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ 12 मंथ ईसीएल we multiply probability of default expected to occur in 12 months time from the reporting date। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि probability of default क्या है अगले 12 महीने में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि लाइफ टाइम ईसीएल है तो आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरे का लॉस अलाउंस करना है, पूरे का लॉस अलाउंस करना है। तो जर्नल एंट्री फॉर लॉस अलाउंस, जर्नल एंट्री फॉर लॉस अलाउंस, अलाउंस वर्ड यूज करेंगे। लॉस अलाउंस इज ऑलवेज थ्रू पी&एल अकाउंट। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी एंट्री होगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस, बीइंग लॉस अलाउंस क्रिएटेड।
for lifetime ECL or 12 months ECL. If the loss allowance is on financial asset at FVT OCI, यहां पर हम क्या करेंगे, अदर देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, P&L अकाउंट डेबिट करेंगे, OCI क्रेडिट करेंगे। यानी OCI में जो लॉस आपने इकट्ठा कर रखा है वो लॉस P&L अकाउंट में चला गया, तो रिकॉग्नाइज हो गया, P&L अकाउंट में चला गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फॉर लॉस अलाउंस। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है कि हम लाइफ टाइम ECL का प्रोविजन बनाएंगे या हम 12 मंथ्स ECL का प्रोविजन बनाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोविजन 2000 बन सकता है तो यहाँ पे प्रोविजन सिर्फ 200 बन सकता है। इतना से आपका P&L अकाउंट पे इफेक्ट आ सकता है। 200 भी नहीं हो सकता, 100 ही हो, सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी हो सकता है सिर्फ 20 हो, 1% ही प्रोबेबिलिटी हो। तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कब आपको लाइफ टाइम ECL का प्रोविजन करना है और कब आपको 12 मंथ्स ECL का प्रोविजन करना है। तो प्रैक्टिकल इसमें थोड़ा बहुत जजमेंट तो इन्वॉल्व होगा। तो देयर आर 2 केसेस विच आर डिस्कस्ड इन Ind AS 109। केस 1, credit risk has increased significantly. Credit risk has increased significantly. Credit risk काफी बढ़ गया है। तो मुझे बताओ, अगर क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है, गेस करो लाइफ टाइम ECL होगा या 12 मंथ्स ECL होगा? खुद ही गेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है। विजय मल्ल्या भाग गया देश छोड़कर, आने की कोई चांस ही नहीं है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसा देश भागा है कि जो अपने साथ कॉपरेट भी नहीं करेगी, कोई एसेट भी छोड़कर नहीं भागा, सब सूटकेस में भर कर ले गया। तो क्या हुआ, लाइफ टाइम ज्यादा प्रोविजन करेंगे, है कि नहीं? सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ गया है। एट ईच रिपोर्टिंग डेट an entity shall measure the loss allowance for the financial instrument at an amount equal to lifetime expected credit loss। यहां पर मैं क्या करूंगा, 100% से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विच विल नॉट बी रियलाइज्ड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको 100% से मल्टीप्लाई करो। लेकिन क्रेडिट रिस्क हैज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ग्राहक अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, तो उस केस में हम 12 मंथ्स ECL बनाएंगे। एन एंटिटी शैल मेजर द लॉस अलाउंस फॉर दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ ECL। तो 12 मंथ ECL बहुत कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट सिर्फ 2% है, तो यहाँ पर आप 100 रुपये का प्रोविजन करेंगे, तो यहाँ पे 2 रुपये का करेंगे। जीरो भी हो सकता है, क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? आपको लगता है होगा ही नहीं। आपने विनोद अग्रवाल को लोन दिया, आपको पता है पैसे मिलने ही मिलने, मिलते हैं कि नहीं पैसे टाइम पे? बोलो, इधर आओ जरा, पूछ के इसको सामने पूछ के बताता हूं कैमरे पे। ये हमारे प्रिय कैमरामैन हेमंत कुमार। आपका बिल टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी कभी एडवांस भी मिलता है, तो कोई रिस्क है क्या? नहीं। प्रोविजन करोगे क्या? 12 मंथ्स ECL है ये, ठीक है, 12 मंथ्स ECL। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें लिखा रहा हूं, ABCD लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। और अगले कुछ क्वेश्चंस में बार बार ये 4 पॉइंट पहले दिमाग में चेक करना है और उसके बाद डिसाइड करेंगे 12 मंथ ECL या लाइफ टाइम ECL। फॉर शॉर्ट टर्म डेटर्स और रिसीवल, शॉर्ट
शॉर्ट टर्म यानी यूजुअली 1 साल के अंदर पैसे मिलने वाले हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेक लाइफ टाइम ईसीएल, मेक लाइफ टाइम ईसीएल। जो आप ये 11, 12 इंटर, फाउंडेशन, एमकॉम, बीकॉम में किया ना आपने, यही किया था। टीचर बोलती थी ना 5% प्रोविजन कर दो, मतलब टीचर का कहना था कि 5% अमाउंट नहीं मिलेगा। 5% कितना नहीं मिलेगा? 5% नहीं मिलेगा। तो आपका डेटर है मान लो 1 लाख रुपए का, तो आपको देखना है इसमें से कितना अमाउंट नहीं मिल सकता है। आप बोलेंगे कि शायद 5,000 नहीं मिलेगा, इस पूरे 5,000 का प्रोविजन कर दो, और इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लगानी है, जिसको बोलते हैं लाइफ टाइम ईसीएल। दूसरा, फाइनेंशियल एसेट विच वर क्रेडिट इम्पेयर्ड, विच वर क्रेडिट इम्पेयर्ड, यानी ऑलरेडी ये एसेट जो है इसमें रिस्क है, क्रेडिट इम्पेयर्ड है, इसकी क्रेडिट रेटिंग ऑलरेडी खराब थी जब आपने इसको अक्वायर किया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेते समय ही वो क्रेडिट इम्पेयर्ड था, लेते समय ही वो एक डुबत खाता था। आप बोलेंगे फिर ऐसा लोग लेते क्यों है? बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है ना, वो बैड लोन्स ले लेती है, आपका एनपीए वो खरीद लेती है आपसे। होता है ऐसा? हाँ, आजकल ऐसा होता है, एनपीए बिकते हैं। आपका एक डेटर है 10 लाख रुपए का, वो आपको दे नहीं रहा है, आपके लिए वो पैसा डूबने समान ही है। मैंने कहा तुम वो डेटर मुझे ट्रांसफर कर दो 2 लाख रुपए में, 2 लाख में। तुमने कहा मेरी बुक में तो 10 लाख है लेकिन मुझे पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करोगे? 2 लाख तो मिल रहा है, हाँ तो 2 लाख लेके वो डेटर्स का राइट्स मेरे पास लीगली ट्रांसफर कर दो कि अब इस डेटर से पैसे मैं वसूलूंगा। असाइनमेंट कर दिया। तो मैंने जब उसको लिया तो मेरे लिए तो वो ऑलरेडी क्रेडिट इम्पेयर्ड था। तो क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट को हम ऑलवेज लाइफ टाइम ईसीएल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको अक्वायर करते वक्त ही। लॉजिक समझ में आ गई? नेक्स्ट, financial asset which become credit impaired by reporting date but were not credit impaired on acquisition। पहले वो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं थे लेकिन बैलेंस शीट तक पहुंचते पहुंचते क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गए। तो मेरा एक डेटर है, स्टार्ट में इम्पेयर्ड नहीं था लेकिन अभी उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। बैलेंस शीट पहुंचने के पहले मैंने न्यूज़पेपर एक दिन देखा तो लिखा हुआ था ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई है, ये पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो मुझे लाइफ टाइम ईसीएल बनाना पड़ेगा। तो इजी है समझना, शॉर्ट टर्म डेटर्स और रिसीवल के लिए लाइफ टाइम ईसीएल। जो एसेट एक्विजिशन के वक्त क्रेडिट इम्पेयर्ड था, लाइफ टाइम ईसीएल। जो रिपोर्टिंग डेट तक पहुंचते पहुंचते भी क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया तो भी लाइफ टाइम ईसीएल। इसके अलावा अदर केसेस में मेक 12 months ईसीएल, अदर केसेस में मेक 12 months ईसीएल। इजी है ना? एक बार रिवाइज करो, लाइफ टाइम ईसीएल कब कब करेंगे? शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, फाइनेंशियल एसेट विच वर क्रेडिट इम्पेयर्ड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, फाइनेंशियल एसेट विच वर क्रेडिट इम्पेयर्ड बाय रिपोर्टिंग डेट। तो इन तीनों के लिए लाइफ टाइम ईसीएल। हाँ जी, क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब वो सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ ही गया है ना उसका। क्रेडिट इम्पेयर्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड, इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क हैज इंक्रीज्ड। क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब ही है क्रेडिट रिस्क हैज इम्पेयर्ड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, क्रेडिट इम्पेयर्ड मीन्स क्रेडिट रिस्क, और आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज क्रेडिट इम्पेयर्ड। क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब है द क्रेडिट रिस्क हैज इम्पेयर्ड सिग्निफिकेंटली। इट मीन्स वेयर द रिस्क ऑफ नॉन रियलाइजेशन हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली।
risk of non-relation increase substantially and underlying evidence for such increase is existing. और उसका एविडेंस भी है. कैसे पता चलेगा एविडेंस से? गेस करो. मेरा एक डेटर है, उसने कहा था मैं 6 महीने बाद पेमेंट या 12 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 1 साल बाद. 1 साल कंप्लीट हो गया, मैंने बोला मेरे प्यारे डेटर पैसे दो. उसने कहा सर वही धंधा जो है ना थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं आपको 6 महीने बाद देता हूँ. 6 महीने बाद फिर गया, फिर बोला सर धंधा जो है ना चल नहीं रहा है, मैं खुद ही एकदम हालत खराब है मेरी, देखिए बाल भी उड़ गए सारे, ठीक है, डिप्रेशन में चला गया हूँ मैं. फिर बोला और 6 महीना दीजिए. भाई वो तो 6 महीने खींच खींच कर 6 साल कर रहा है मुझे वो. तो आपको लगता नहीं कि अब ये नॉन रियलाइजेशन का रिस्क बढ़ गया है? या मान लो कोई आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, ऐसा बहुत प्रैक्टिकली होता है. जब आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था तो उसकी क्रेडिट रेटिंग AAA थी, बहुत अच्छा बॉन्ड है. बाद में उसकी रेटिंग घटाकर A- कर दी है. रेटिंग कंपनी ने कहा नहीं, अब हमें इस बॉन्ड पे यकीन नहीं है, हम इसकी रेटिंग रिवाइज करते हैं. तो ये तो ऑफिशियली आपको ये न्यूज़ में आता है, ठीक है, कि इस बॉन्ड की ये रेटिंग कम हो गई है, तो दैट मीन्स द क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. या आपने न्यूज़पेपर में देखा कि कोर्ट ने इसके एसेट को अटैच करने का ऑर्डर दे दिया है, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है. तो ये सब न्यूज़ जब आप पढ़ोगे ना तो समझ जाना देयर इज एन एविडेंस फॉर सच इंक्रीज. सिर्फ गेसवर्क नहीं चलेगा, एविडेंस भी चाहिए. एविडेंस क्या हो सकते हैं? When breach has occurred for contractual cash flow and breach is overdue for 30 days. तो इस स्टैंडर्ड ने तो 30 डेज का ओवरड्यू कर दिया है. मुझे याद है वो बैंकिंग कंपनी में 90 डेज होता था, यानी ड्यू डेट से 90 डेज में उसने पेमेंट नहीं किया तो एनपी हो जाएगा. हमारा स्टैंडर्ड उसको सिर्फ 30 दिन की मोहलत दे रहा है. अभी आपने करीब 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं कि 80-90 क्वेश्चन. तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का एक डेट लिखा और उस डेट को आपको कैश फ्लो मिला. तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो अगर 31 जनवरी है या मार्च जनवरी लेते हैं, उसने अगर 30 दिन मान लो 28 फरवरी तक नहीं पे किया, यहाँ ड्यू था कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, 1 महीने तक नहीं पे किया, तो अगले दिन हम समझ जाएंगे क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है. ये एक इंडिकेशन है, यानी जो ड्यू डेट से 30 दिन ओवर ड्यू हो गया है. ठीक है, बिजनेस में होता है, अगर हम गुड्स उधार में भी बेचते हैं ना तो एक क्रेडिट पीरियड देते हैं, बोलो हाँ या ना. जिससे हम लोग अपने जो हमारे जो ग्राहक उनको हम 15 दिन क्रेडिट देते हैं. मान लो तुम ये मत बोलना सर मैं भी एक काम करता हूँ, आपसे 2 पेन ड्राइव लेता हूँ, 15 दिन क्रेडिट दीजिए. 2 लेंगे पेन ड्राइव, 30 दिन का क्रेडिट दीजिए. तो ये स्कीम स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन जो कुछ रेगुलर वेंडर्स हैं उनके लिए 15 दिन का एक टाइम दिया है. 15 से उसने 45 कर दिया और पेमेंट ही नहीं दिया, तो मैं बोलूँगा क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. लेकिन यहाँ पर एक उन्होंने एक्सेप्शन दिया है. एक्सेप्शन अगर एग्जाम के क्वेश्चन में हो तो ही आपको अज्यूम करना है, अदरवाइज जैसे ही 30 दिन क्रॉस हो गया तो आपको अज्यूम करना है उसकी क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है. एक्सेप्शन, एंटिटी कैन रेब्यूट दिस प्रिजम्पशन इफ द एंटिटी डेमोन्स्ट्रेट दैट the credit risk has not increased significantly since initial recognition, even though the contractual payments are more than 30 days past due. past due मतलब जिस दिन ड्यू डेट से 30 दिन बढ़ गए हैं. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ जेन्युइन कारण से उसने पे नहीं किया है, यानी क्रेडिट रिस्क मेरा नहीं बढ़ा है, लेकिन जेन्युइन कारण से वो पे नहीं कर पा रहा है. तो हमें लाइफ टाइम ईसीएल नहीं करना है. फिर हमें लाइफ टाइम ईसीएल नहीं करना, लेकिन फिर आपको
ऑडिटर्स को कन्विंस करना होगा, क्योंकि ऑडिटर्स जो होते हैं वो आपको लाइफ टाइम ईसीएल के लिए इंसिस्ट करेगा, है कि नहीं? तो आपको बोला नहीं नहीं, ये ग्राहक को मुझे पता है, अच्छे से पता है, फिलहाल इसके भाई की शादी है तो 30 दिन से वो बेचारा थाईलैंड में ही है, आया ही नहीं, पेमेंट कब करेगा? आएगा तो कर देगा। बोलो हाँ। ऐसा होता ना, कई बार किसी के घर में शादी है, मुंडन है, तो 25 दिन तक दुकान बंद करके फिर निकल पड़ता है वो। इंडिया में कुछ ज्यादा ही करते हैं लोग। सेकेंड इज, न्यूज़पेपर में आपने देखा प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी हैज स्टार्टेड, यानी कोई दूसरे क्रेडिटर ने उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, एक लॉ इंडिया में, शायद आपके सिलेबस में है लॉ में, मुझे पता नहीं है क्या, लॉ के सिलेबस में भी है कि अगर कोई डेटर पे नहीं कर रहा है तो अभी गवर्नमेंट ने क्रेडिटर को बहुत पावर दे दिया है कि आप जाकर उसके एसेट को आप बेच सकते हो, कोर्ट की ऑर्डर लो, बेच दो। तो अगर मान लो आपके रिसीवेबल के खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चालू हो गई अंडर आईबीसी, कितना बड़ा एविडेंस है, कितना बड़ा ये एविडेंस है कि अब आपके पैसे डूबने वाले हैं। सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज्ड। और तीसरा, अगर मान लो उस इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग हुई है, जब आपने इन्वेस्ट किया तो क्रेडिट रेटिंग ए, और अब A माइनस, B माइनस, C, D ऐसा हो गया है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई है तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क। इसको बोलते हैं एविडेंस। क्वेश्चन में आपको ये सब ढूंढना है पढ़ते वक्त, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बार बार ये पूछेगा कि 12 मंथ ईसीएल करना है कि लाइफ टाइम ईसीएल करना है। ठीक है, तो 12 मंथ ईसीएल लाइफ टाइम ईसीएल 3 सिचुएशन में होते हैं। शॉर्ट टर्म रिसीवेबल रहा तो ऑलवेज लाइफ टाइम ईसीएल। जिस इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर करते समय वो क्रेडिट इम्पेयर्ड था तो लाइफ टाइम ईसीएल, या बाद में क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गया बाय द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट। तो क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब होता है रिस्क इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, रिस्क सिग्निफिकेंट बढ़ गया। इसके एविडेंस क्या है? या तो ओवर ड्यू हुए एसेट को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, या फिर उस कंपनी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड अंडर आईबीसी और सिमिलर लॉज, या उसकी क्रेडिट रेटिंग हैज डिक्लाइंड। तो फिर आपको लाइफ टाइम ईसीएल करना है। इनसे पता चलेगा क्रेडिट रिस्क हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्रेडिट रिस्क इंक्रीज सिग्निफिकेंटली मतलब एसेट इज क्रेडिट impaired, and if the asset is credit impaired, then you have to make lifetime ECL.